वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी जरूरी हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको लेकर चल रहा हूं बच्चों कंपटीशन प्रोफाइल पर। तो विथ रिवीजन हम इसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन along with the theory। तो थ्योरी एक बार रिपीट कर लेते हैं। ग्रेविटेशन, डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें अलग अलग साइंटिस्ट का नाम आया था, आपने देखा था। कॉपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, आर्यभट्ट ने जो थ्योरी दी थी उसको सपोर्ट किया था। फिर टाइको ब्राहे का नाम आया था जिसने यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया था। फिर कैपलर ने जो है बिना टेलीस्कोप के नंगी आंखों से यानी विद बेयर आईज उसने यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया और 3 लॉज फॉर्मुलेट किए और उन्हीं के बेसिस पे न्यूटन ने अपना लॉ दिया था जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, जिसको हम जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें ये फॉर्मूला मिलता है इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर कैपिटल जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कहीं पर भी आप चले जाएं इसकी वैल्यू फिक्स है, 6.67 टेंस पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो कोई भी दो मास बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विद ए सर्टेन फोर्स, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको डिस्कस करें तो हम इसमें एक्स वाई एक्सेस लगा देते हैं, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो F12 का मतलब यहाँ पर है, F12 जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, मास M1 पर मास M2 की वजह से लगने वाला फोर्स। तो इसको हम किससे दिखाते हैं? F12 से, कि M1 पर M2 कितना फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे आया एक्सप्रेशन में माइनस साइन जो कि रिप्रेजेंट करता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जी M1 M2 अपॉन। अब यहाँ अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ, और 1 से 2 की तरफ जो हमने यहाँ वेक्टर दिखाया यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए, वो दिखाया आर कैप 1 2, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2। जबकि यहाँ नीचे जब लिखा है हमने तो R21 का स्क्वायर लिखा है। सो व्हाई इट इज सो कि यहाँ तो 21 है, यहाँ 1 2 है। जस्ट चेक दैट, बिकॉज यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है R12 is position vector of M1 with respect to M2. This is R12, position vector of M1 with respect to M2. So R cap 12 की जो डायरेक्शन है वो अकॉर्डिंगली होगी, और R21 जो है पोजिशन वेक्टर ऑफ M2 है विद रिस्पेक्ट टू M1। आइदर दिस इज मिसप्रिंट, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए था, यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 होना चाहिए था, या इसके पीछे कोई कंसेप्ट है। ये आपको समझने की कोशिश करनी है बच्चों, और वेरीफाई करना है डिफरेंट टेक्स्ट जो आपके पास अवेलेबल है या एनसीईआरटी में क्या नोटेशन यूज किया है, बिकॉज दीज आर डिफरेंट कन्वेंशंस। तो हम किसी को गलत नहीं कह सकते, अलग अलग कन्वेंशंस हैं, आपकी मर्जी आप कौन सा कन्वेंशन फॉलो करें। नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ F12 इज अपोजिट टू दैट ऑफ R cap 12। तो अगर हम नेगेटिव साइन को इसी में अकोमोडेट कर लेते तो ये दोनों सबस्क्रिप्ट सेम हो जाते हैं, 2 1 है तो ऊपर भी क्या हो जाता, 2 1 हो जाता। तो नेगेटिव साइन नहीं लगाना पड़ता। क्योंकि नेगेटिव साइन लगाया जो कि इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को, तो वास्तव में जो डायरेक्शन है ये 2 1 की डायरेक्शन है। M1 पे जो फोर्स लग रहा है वो R21 की डायरेक्शन है, और R12 उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन के साथ जब लगाया तो हमने यहाँ सबस्क्रिप्ट चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए कि माइनस साइन की क्या इंपॉर्टेंस है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। सिमिलरली F21 इसको उल्टा करके भी हम लिख सकते हैं, तो ये आप प्रैक्टिस कर लें विद सबस्क्रिप्ट्स कैसे लिखा जाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि जितने फोर्स से चंद्रमा पृथ्वी को खींच रहा है, पृथ्वी भी चंद्रमा को उतने ही फोर्स से खींच रही है। बस अंतर है तो इस बात का कि मास ऑफ मून इज लेस देन मास ऑफ अर्थ, वेरी मच लेस देन मास ऑफ अर्थ, दैट्स व्हाई इट्स एक्सेलेरेशन इज मोर टुवर्ड्स द अर्थ, इसलिए वो चक्कर लगा रहा है अर्थ के चारों तरफ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू 6.67 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। सीजीएस में अगर देखें तो 6.67 10 पावर माइनस 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर होगी, क्योंकि न्यूटन को जब टाइम में बदलेंगे तो 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और
इसकी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं जो पूछी जाती है आपसे, m-1 L3 T-2 कैसे निकाल सकते हैं? क्वाइट सिंपल, यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपने प्रैक्टिस करके देखा होगा। अगर मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है तो मुझे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं F होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। अब यहाँ से मुझे G की डायमेंशन निकालनी है तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ G। तो फॉर्मूला कन्वर्ट होकर मुझे मिलता है FR स्क्वेयर अपॉन m1 m2। यहीं से मैं यूनिट भी लिख सकता हूँ, यूनिट बन जाती है फोर्स को नापा न्यूटन में, डिस्टेंस को मीटर स्क्वायर में, और नीचे मास इनटू मास यानी किलोग्राम स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और अब अगर मुझे डायमेंशन बनानी है तो डायमेंशन के लिए मैं इन सभी क्वांटिटीज की डायमेंशन लिख देता हूँ। जैसे फोर्स की डायमेंशन अगर आपको रटी हुई है MLT-2, नहीं तो आप F इक्वल टू एम ए से इसको निकाल सकते हैं। देन ये मल्टीप्लाई होगी किससे, आर स्क्वायर यानी L2 से, और नीचे m1 m2 यानी m की पावर 2। तो यहाँ से साफ साफ हम देख सकते हैं कि नीचे से m2 ऊपर आया तो -1 बचेगा, और L में दो ये डायमेंशन जुड़ जाएंगी तो L3 हो जाएगा और T-2। तो इस तरह से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं m-1 L3 T-2 कैपिटल G की, जो कि अक्सर पूछी जाती है। Its value is same throughout the universe. G does not depend on the nature and size of the bodies. It does not depend even upon the nature of the medium between the bodies. Medium कुछ भी रखें, doesn't matter. Its value was first found by the scientist Henry Cavendish. हमने देखा भी था NCERT में। और जो apparatus था वो तो टॉर्जन बैलेंस जिसे बनाया था कूलम ने, यानी कूलम ने पहले एक्सपेरिमेंटेशन किया था, उसके बाद हेनरी कैवेंडिश ने ये वैल्यू दी थी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। हम कॉन्टेक्स्ट में मतलब कॉन्ट्रास्ट में बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों का हो सकता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, हेंस दे ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसको फॉलो करते हैं। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसको फॉलो करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू मासेस। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर मीडियम चेंज होने पर फोर्स चेंज हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस as they act along the line joining the center of gravity of the two bodies। इसको हमने डिस्कस किया था, ब्लू बॉक्स में एनसीईआरटी में डिटेल दी हुई है। Gravitational forces are conservative forces, so work done by gravitational force does not depend on path। या हम यूं कह सकते हैं कि work done in a closed path जीरो होगा। If any particle moves along a closed path under the action of gravitational force, then the work done by this force is always zero for the round the trip। Gravitational force is weaker than the electromagnetic and nuclear forces। हम जानते हैं ये रेशियो कितना है, आपने चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया था बच्चों, कि अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स जिस जो कि सबसे वीक है उसको 1 मानता हूं, तो इसके कंपैरिजन में वीक न्यूक्लियर फोर्स जो कि बीटा पार्टिकल एक्सचेंज या बोले सर्टेन वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से ये एग्जिस्टेंस में आता है, वो 10^25 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें जो मैग्नेट्स या चार्जेस के बीच लग रहा है, वो इसके कंपैरिजन में 10^36 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10^36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम दो प्रोटॉन के बीच लगने वाले फोर्स के टर्म्स में कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी ये 38 पर जाता है आंकड़ा। सो अप्रोक्सीमेट रेशो ये आपको आइडिया होना चाहिए। Force developed between any two masses is called gravitational force, and force between earth and any body is called force of gravity। अर्थ के रेफरेंस में जब भी हम बात करेंगे उसको ग्रेविटी बोलेंगे। Total gravitational force on a particle due to number of particles is the resultant forces of attraction exerted on the given particle due to the individual particle। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसको हम बोलते हैं, जो कि वैलिड है इसके लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स गुड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेस, यानी स्मॉल डिस्टेंस से लेकर लंबी दूरी तक ये काम करता है, तो इसको हम लॉन्ग रेंज फोर्स भी कह देते हैं। इसके कॉन्ट्रेरी न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इंटर एटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। दूरी जैसे ही बढ़ती है वो घटकर ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, क्योंकि वो इनवर्स स्क्वायर को फॉलो करने के बजाय r⁻⁵ या r⁻⁷ को फॉलो करते हैं। इट इज फाउंड ट्रू फ्रॉम इंटरप्लेनेटरी डिस्टेंसेस टू इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस, वहां भी ये वैलिड है। इट इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन। जो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जहां भी लागू होता है, हम
तभी लागू कर सकते हैं जब वो टू बॉडी इंटरेक्शन हो। और उसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। टू बॉडी इंटरेक्शन का जो मीनिंग है वो है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज और पार्टिकल्स। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो इक्वेशन है ग्रेविटेशन की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सूरज की प्रेजेंस से, या सूरज और पृथ्वी के बीच जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चंद्रमा की प्रेजेंस से। यानी नेट फोर्स तो चेंज होगा पर उनके बीच का जो इंटरेक्शन है इट रिमेन इंटैक्ट। A uniform spherical shell of matter attracts a particle that is outside the shell as if all its mass were concentrated at its center, और इसको हम बोलते हैं शेल थ्योरम। क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। दो स्फेरिकल बॉल हैं, हर एक का मास 10 किलो 100 मीटर दूर रखी हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीधे हमने फॉर्मूला लगाया F इक्वल टू gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, एंड हियर इज द रिजल्ट न्यूटन में। दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास 1 kg दूसरे का 2 kg, उनको 50 सेंटीमीटर दूर रखा है। Assuming that the only forces acting on the particles are their mutual gravitation, सिर्फ वही काम कर रहा है। Find the initial acceleration of heavier particle, उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा। हमें पता है कि इनके बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इतना लग रहा है, तो एक्सेलेरेशन निकालना है। जैसे अर्थ और मून आप मान सकते हैं एक एक बॉडी, तो एक्सेलेरेशन ऑफ हैवियर पार्टिकल यहाँ निकालना है जो बहुत ही कम है। आप देख रहे हैं ऐसे ही अर्थ के साथ भी है बच्चों, उसका एक्सेलेरेशन मून की तरफ बहुत ही कम है जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। This example shows that gravitational force is quite weak, but this is the only force keeps bind our solar system and also the universe comprising of our galaxies and other interstellar system. तीसरे एग्जांपल देखते हैं हम। टू स्टेशनरी पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर d डिस्टेंस अपार्ट। तीसरा पार्टिकल जो है इस लाइन पर हमने कहीं पर रखा, उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम m1, वो कितनी दूरी होगी। मान लीजिए ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, तो एक तरह से इसको हम न्यूट्रल पॉइंट कह सकते हैं जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने, जिन जिन लोगों ने मिशन मंगल पिक्चर देखी है, तो मिशन मंगल में जो कंसेप्ट था वही कंसेप्ट यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि अगर रॉकेट को चंद्रमा की तरफ जाना है, खैर वहां मंगल की तरफ जाना था, तो अगर रॉकेट को मंगल पे जाना है तो मंगल का खुद का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है और अर्थ का भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। अगर रॉकेट को सिर्फ उस न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचा दिया जाए तो उसके बाद तो मंगल का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो उसको खींच ही लेगा, यानी उसके बाद फ्यूल की जरूरत हमें पहुंचने के लिए नहीं चाहिए। जबकि मंगल के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में रॉकेट तेजी से टकराने वाला होगा जमीन पर, तो बचने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो रॉकेट हमें लॉन्च करने पड़ेंगे उसकी स्पीड को कम करने के लिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, उसके लिए फ्यूल चाहिए होगा। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी होती है कि फोर्स निकाल कर भी कर सकते हैं हम, फील्ड निकाल कर भी कर सकते हैं। फील्ड की बात अभी हमने नहीं की, फील्ड की बात ग्रेविटेशन में बाद में हम करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी फील्ड की बात बाद में करते हैं, पर मैग्नेटिज्म में फील्ड को पहले समझते हैं और फोर्स की बात बाद में करते हैं। तो फोर्स ऑन m टुवर्ड्स m1, कैपिटल M1 की तरफ जो लग रहा है वो इतना है, m2 की तरफ जो लग रहा है वो इतना है, क्योंकि बची हुई डिस्टेंस है d माइनस आर का होल स्क्वायर। नेट फोर्स 0 तभी होगा जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएं, या नेट फोर्स F1 माइनस F2 इक्वल टू 0 करेंगे तो F1 इक्वल टू F2 आएगा। तो दोनों को इक्वेट करते हमें यहाँ पर R की वैल्यू D की टर्म्स में मिलती है जो कि इतनी है। तो यू कैन कैलकुलेट दैट। आप वीडियो पॉज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है, बिकॉज जो प्रैक्टिस करेगा उसी की मास्टरी होगी। सो यू, इफ यू वांट टू मास्टर दिस चैप्टर देन यू हैव टू गो फॉर प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट है थ्री masses each equal to capital M are placed at three corners of a square। ये स्क्वायर आप देख रहे हैं, इसके तीन कॉर्नर्स पेन में रख दिया जिसकी साइड है स्मॉल है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिट मास प्लेस्ड एट द फोर्थ कॉर्नर। यहाँ पर हमने m इक्वल टू 1 रखा है, इस पे नेट फोर्स निकालना है। तो ये अट्रैक्ट करेंगे अपनी अपनी तरफ F1 F2 F3 फोर्सेस हम देख रहे हैं, F1 F2 F3 एंड F रिजल्टेंट विल बी डायरेक्टेड अलोंग दिस। जहां पर भी सिमेट्री, हम सिमेट्री को यूज करते हैं तो यहाँ सिमेट्रिकल सिचुएशन है, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए डायगोनल वाली, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे a एंड a, दिस इज √2a। तो अब हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं बच्चों। आप चाहे तो cos 45 यूज करें, आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम, या सीधे सीधे वेक्टर रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं। तो यू विल गेट नेट फोर्स डायरेक्टेड अलोंग द डायगोनल। टू पार्टिकल्स ईच ऑफ इक्वल मास m मूव अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r। बच्चों बाइनरी स्टार्स के केस में ऐसे कुछ सिनेरियो होता है, इसी तरह की कोई पिक्चर होती है। अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, एक दूसरे पर जो अट्रैक्शन लग रहा है उसी की वजह से वो घूमने लग गए हैं।
along a circular path. तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। तो यहाँ जब भी सर्कुलर मोशन होता है, हम जानते हैं सर्कुलर मोशन के लिए mv स्क्वायर बाई आर नेसेसरी, उसके बिना नहीं हो सकता। तो सिंपली हम क्या करते हैं, mv स्क्वायर बाई आर को ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से इक्वेट करके यहाँ हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। Next question, three particles each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle of side A. So just imagine in your mind, अपने दिमाग में ये पिक्चर आप देख लीजिए। The only forces acting on the particles are their mutual gravitational forces, और कोई force नहीं है। It is intended that each particle moves along a circle while maintaining their original separation A. यहाँ सिर्फ दो थे, अब तीन है बच्चों। Determine the initial velocity that should be given to each particle and the time period of the circular motion, ये हमें पता करना। So here is the situation and picture, जैसे कि आप देख रहे हैं m m m, ये तीनों पार्टिकल जो इस सर्कल के अलॉन्ग घूम रहे हैं। तो किसी भी पार्टिकल पर जो नेट फोर्स है वो आपको निकालना पड़ेगा। A पर पड़ा हुआ मास m B वाले मास m को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, C पर पड़ा हुआ भी अट्रैक्ट करेगा। हम बात कर रहे हैं A पर किसी एक पार्टिकल को लेते तो A वाले को अट्रैक्ट कर रहा है B वाला मास, A वाले को अट्रैक्ट कर रहा है C वाला मास। एफ ए बी एफ ए सी ये नोटेशन है, सबस्क्रिप्ट में हम लगाते हैं किस पर किसके कारण, फोर्स ऑन मास एट ए ड्यू टू मास एट बी, फोर्स ऑन मास एट ए ड्यू टू मास एट सी। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एफ ए पर लग रहा है नीचे की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा उसको घूमने के लिए। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए ए ओ डिस्टेंस चाहिए। तो अगर डायरेक्ट आपकी काफी प्रैक्टिस है तो आपको रटा हुआ होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड, यहाँ पे O है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड O से जो डिस्टेंस होती है किसी भी वर्टेक्स की होती है 1/√3 टाइम्स ऑफ द साइड। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज a/√3, और यहाँ पर mv स्क्वायर बाई आर को हमने इक्वेट कर दिया नेट फोर्स से। नेट फोर्स हमने कैलकुलेट किया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस लगाकर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 डिग्री है। तो आप समझ गए होंगे, यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस। जब वेलोसिटी आपको मिल गई है तो टाइम पीरियड निकालना आसान है, हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2πr/v। तो 2πr/v से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम साइज ऑफ ए सर्टेन मेटल आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ये रखा हमने दो सॉलिड स्फीयर को एक दूसरे के कांटेक्ट में। प्रूव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ देयर रेडियस। ये हमको प्रूव करना है। तो यहां देख सकते हैं अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है, तो किस अप्रोच को लेकर हम चलने वाले हैं। द वेट्स ऑफ द स्फीयर्स मे बी अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट देयर सेंटर। अगर ऐसा मान लें पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें इनको, तो F जो है, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमें रेडियस को पिक्चर में लाना था, ठीक है। तो जो मासेस हैं, मासेस को हमने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के टर्म्स पे रखा, क्योंकि मास में इटसेल्फ वॉल्यूम इनबिल्ट है और वॉल्यूम में रेडियस इनबिल्ट है। तो ये ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अपॉन डिस्टेंस टू आर का स्क्वायर, तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है वो हम देख रहे हैं कि रेडियस की पावर 4 आ रही है, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि द फोर्स बिटवीन दैम इज प्रोपोर्शनल टू r⁴। तो जो ट्रिक है आपको ये समझनी है, हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। A mass capital M is split into two parts, small m and capital M minus m, which are then separated by a certain distance. What ratio m by m will maximize the gravitational force between them? ये कैलकुलस की सीधी सीधी एप्लीकेशन है। मैक्सिमम मिनिमा अगर आपने सीखा है तो मैक्सिमम मिनिमा हमें लगाना होता है। फर्स्ट स्टेप होती है फॉर्म द फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। तो माना कि r डिस्टेंस है बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M माइनस m, तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा हमने फंक्शन फ्रेम किया। फंक्शन फ्रेम करने के बाद अब इस फंक्शन को हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो वी हैव टू फाइंड dy by dx, यानी df by वेरिएबल है यहाँ पर स्मॉल m, जो कि बदल सकता है, स्मॉल m ही तो हमें पता करना है, और उसके लिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया df by dm, और उसको डिफरेंशिएट करके 0 रखा। तो अगर d2f by dm2 लेस देन 0 आ जाएगा, यानी दोबारा डिफरेंशिएट करके पता करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे यही फेवरेबल कंडीशन है। तो dy dm उसको 0 रखा, उसको 0 रखने पर हमें यहाँ पर मिलता है स्मॉल m इज कैपिटल M by 2, क्योंकि g by r स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, यानी m minus 2m इज 0, यानी स्मॉल m इज कैपिटल M by 2। तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, दोनों पार्ट आइडेंटिकल होंगे। तो जब भी टुकड़े करने किसी मास के दो टुकड़े, तो आधे आधे होने पर ही उनको किसी भी दूरी पर अगर हम रखते हैं, एनी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस आर, तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। एंड सेम इज वैलिड फॉर चार्जेस आल्सो। किसी चार्ज के दो टुकड़े आपको करने हैं
तो वो Q/2 होंगे, तभी उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चंस हैं जो हमने सीखा, उसके बेसिस पर आप ये 3 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए और जो फॉर्मूले अभी हमने डिस्कस किए उसकी। अब हम चलते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी पर। ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हाट इज दिस फील्ड? एक्चुअल में फील्ड पहले आता है फोर्स, उसके बाद में कोई भी मास बॉडी होगी उसके आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा और चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और लाइट ऑब्जेक्ट के आसपास उसका जो फील्ड होता है वहां से हम लिंक कर सकते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, जो कि मिलती जुलती क्वांटिटी है। सभी तरह की इंटेंसिटीज एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो एक ब्रॉडर व्यू में आप उसको समझ सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए मास और एन असेंबली ऑफ मासेस विदिन व्हिच इट कैन एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अदर मासेस। वैसे तो रेंज इन्फिनिटी तक है, पर बहुत दूर जाने पर इतना वीक हो जाता है फील्ड कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। Theoretically speaking, the gravitational field extends up to infinity. However, in actual practice, the gravitational field may become too weak to be measured beyond a particular distance. तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? तो इंटेंसिटी जितना कि यूनिट मास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। आप देखेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, optics में luminous intensity. The gravitational field intensity at a point within a gravitational field is defined as the gravitational force exerted on unit mass placed at that point. तो हमने I वेक्टर से इसको दिखाया, तो F अपॉन m है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की है। Gravitational field intensity is a vector quantity whose direction is same as that of gravitational force, और इसकी ऐसा यूनिट बन जाएगी, फोर्स को न्यूटन में नापा, मास को किलोग्राम में, तो न्यूटन पर किलोग्राम। तो हम इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, वही आएगी जो एक्सेलरेशन की है, LT-2। तो एक्चुअल में स्मॉल जी और कुछ नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही है। बच्चों मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, और अगर आपने नोटिस किया हो तो बहुत सारे टर्म्स में लिंक करके बता रहा हूं। हो सकता है कुछ टर्म से आप फैमिलियर हो, कुछ टर्म से आप अनफैमिलियर हो, पर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन भी टर्म से आप अनफैमिलियर हो, मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, जल्दी आप उनसे फैमिलियर हो जाएंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पॉइंट मास की वजह से अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो उसका तरीका यह है कि जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं वहां इमेजिन करेंगे यूनिट मास रखा हुआ है, जिसको हम टेस्ट मास भी कह सकते हैं, परीक्षण द्रव्यमान हम उसको कह सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो सिंपली इसका फॉर्मूला जो आ जाएगा, क्योंकि m2 यहाँ पर 1 है, तो gm/r² आ जाएगा, और हम चाहें तो वेक्टर फॉर्म में उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे r³ करेंगे तो r पोजीशन वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये डायरेक्शन जो है ये अट्रैक्शन के फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, हम धीरे धीरे अर्थ के रेफरेंस में जाने वाले हैं। इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज located on the surface or outside the surface, then the spherical mass can be taken as a particle, जिसको हम शेल थ्योरम पढ़ के आए, अभी समझ के आए, which is situated at the center of the sphere, that is point mass। तो सॉलिड स्फीयर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो आउटसाइड पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी gm/r², सरफेस पर आ जाएंगे तो भी gm/r², बस सिंपली डिफरेंस ये आएगा कि छोटे r के बजाय ये डिस्टेंस कैपिटल R में कन्वर्ट हो जाएगी। पर अगर हम इसके अंदर चले जाते हैं तो सिर्फ उतना ही मास अट्रैक्ट करेगा, उतना ही मास इफेक्ट डालेगा, जैसे कि हमने एनसीईआरटी में भी सीखा था। शेल थ्योरम यहीं से एग्जिस्टेंस में आ रही है। तो हमें अभी m' यानी शेडेड पोर्शन का मास निकालना होगा, तो उसके हिसाब से होगा। तो हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी का इसको मानते हुए डेंसिटी के टर्म्स में चले जाते हैं। तो डेंसिटी तो कट जाती है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पुराने मास के कंपैरिजन में। इट बिकम्स, आप ये खुद से प्रैक्टिस करके देखें बच्चों। तो इनसाइड किसी पॉइंट पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, तो हम इसको ग्राफ प्लॉट करके दिखा सकते हैं। नीचे r³ आ गया है जो कि कांस्टेंट है, तो कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R³, दीज आर कांस्टेंट्स, एंड I इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हमने निकाला इससे कि बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, सरफेस पर कांस्टेंट है, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है।
मैक्सिमम सरफेस पर होता है, सेंटर पर 0 हो जाएगा, यानी ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर मिनिमम या 0 होगी। सो हियर यू कैन सी इट्स वेरिएशन ग्राफिकली। वैसे इसको ऊपर दिखाया जा सकता है बोर्ड लेवल पर अगर हम नेगेटिव साइन को भी कंसिडर करके चलें तो नेगेटिव साइन को कंसिडर करने पर ये ग्राफ नीचे आएगा कि जब तक हम स्फीयर के अंदर हैं तब तक आप देख रहे हैं ये क्या है, कांस्टेंट है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं आपको। ये ग्राफ हमने किस लॉजिक से प्लॉट किया, तो लेट्स डिस्कस दिस। तो अगर मैं इसको ऊपर दिखाता तो क्या होता, अगर हम साइन कंसिडर ना करें तो जब तक हम उस स्फीयर के अंदर हैं, here is the sphere of radius capital R, मे बी अर्थ, तब तक G जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर जैसे हम स्फीयर के बाहर जाते हैं तो स्फीयर के अंदर कहां तक है देखा जाए तो ये तो स्फीयर की बाउंड्री दिख रही है, पर ग्राफ बना रहे हैं हम तो ये यहां तक हम स्फीयर के अंदर ही हैं, ये यहां पहुंचे हम कैपिटल आर पर, और उसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिक्रीज होगा लाइक दिस। अब ये ऊपर क्यों नहीं बनाया ग्राफ, ऊपर के बजाय नीचे क्यों बनाया, वो लॉजिकली आपको समझना है, क्योंकि ये अट्रैक्शन का फोर्स है और नेगेटिव में है इसलिए हमने इसको नीचे बनाया है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल, अगर ये सॉलिड स्फीयर के बजाय खोखला गोला होता तो बाहर तो वही होता जैसा सॉलिड स्फीयर में था, सरफेस पर भी वही होता, पर अगर अंदर चले जाएंगे तो वहां कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा, क्योंकि अंदर कोई मास ही नहीं होगा जो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करे। तो यहाँ 0 से लेकर R तक आप देख रहे हैं 0 पर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर आते हैं बच्चों। ग्रेविटी क्या है? इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज ग्रेविटेशन। पर अगर एक बॉडी अर्थ है तो हम उसको बोलते हैं ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस, उसकी बात करें तो अज्यूम कर लीजिए अर्थ इज यूनिफॉर्म स्फीयर है, मास कैपिटल एम, रेडियस आर का, मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। या ये वीडियो काफी लंबा हो गया बच्चों, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में लेता हूं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग।